हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ कैश। मीन्स कैश कहाँ कहाँ से आया एंड कहाँ कहाँ गया। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे आप लोग 11th क्लास में कैश अकाउंट या कैश बुक बनाते थे, कैश अकाउंट भी बनाते थे, कैश बुक भी बनाते थे, तो उसमें आप लोग क्या दिखाते थे? कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। बट वो जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आप दिखाते थे ना, वो ओवरऑल बिजनेस के होते थे। बट अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि ओवरऑल बिजनेस को ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने 3 एक्टिविटीज़ में बाइफरकेट कर दिया। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। तो कुछ कैश कहाँ से आया होगा? ऑपरेटिंग से। कुछ कैश इनफ्लो कहाँ से आया होगा? हुआ होगा इन्वेस्टिंग से। एंड बाकी का कैश इनफ्लो कहाँ से हुआ होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इन तीनों को अगर हमें ऐड कर दें तो थ्रू आउट द ईयर आपका इतना कैश इनफ्लो हुआ होगा, A+B+C करके जो हम निकालेंगे, राइट। तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना ज़रूरी है? देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है ना, जो कि दी हुई है आपको सेक्शन 2 क्लोज 40 में, वो तो ये कहता है कि देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। कौन कह रहा है? सेक्शन 2 क्लोज 40। तो हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है, तो इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसी में इंक्लूडेड है। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना ज़रूरी है। कौन कह रहा है बात? सेक्शन 2 क्लोज 40, राइट। बट कुछ कंपनीज को एग्जाम्पशन दी हुई है CFS से। किस किस को एग्जाम्पशन दी हुई है इन्होंने? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड वो प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप हैं, उनको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। किस किस को बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई? नंबर 1 OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप हैं, उनको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सबको CFS बनाना ज़रूरी है, क्योंकि CFS भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है सेक्शन 2 क्लोज 40 में। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3, जो कि रिवाइज्ड भी हुआ था, मतलब चेंज भी हुआ था। चेंज भी काफ़ी टाइम पहले हो चुका था, तो आज की डेट में तो हम लोग अपडेटेड ही पढ़ते हैं, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में भी दिया हुआ है कि भाई कौन सी कंपनीज को CFS बनाना है, कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना है। और सेक्शन 2 क्लोज 40 जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी क्या कहता है? हर कंपनी को बनाना है, सिर्फ 4 कंपनीज को छोड़ के। OPC कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप हैं, इन चारों को छोड़ के हर कंपनी को CFS बनाना ज़रूरी है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इन्होंने क्या किया? देखो, जो ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ है ना, जो भी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। किस तरह से? सबसे पहली एक्टिविटी है, देखो, A एक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, B एक्टिविटी में आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तीसरे में आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है?
जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से जितना भी कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस चीज़ की बात करोगे आप, परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की, राइट। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप किस चीज़ की बात करेंगे, वो एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड टू फाइनेंस हैं। मीन्स कंपनी को बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाती है, कहाँ कहाँ से फंड रेज करती है, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी। तो देखो, अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो किस तरह की चीज़ आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी कहाँ कहाँ से फंड रेज करती है। लाइक नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। तो कंपनी क्या करती है, शेयर भी इशू करती है, डिबेंचर भी इशू करती है। और शेयर्स भी इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी फंड कहाँ से लाएगी, शेयर या डिबेंचर इशू करके। तो ये लो जी, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर अप होगा। अब बताओ, शेयर इशू करने से कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, ऑब्वियसली कैश इनफ्लो होगा, इसलिए प्लस में लिखा। तो तीनों एक्टिविटी में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कैश इनफ्लो है तो प्लस में दिखाना, कैश आउटफ्लो है तो माइनस में दिखाना। ठीक है, चलो जी सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। इशू ऑफ शेयर्स तो हो गया, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, देखो रिडम्पशन की, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। शेयर या डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, रिडीम करने का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। ठीक है, कि आप अपने शेयर और डिबेंचर वापस ले रहे हो और उनके पैसे वापस दे रहे हो। तो रिडम्पशन की वजह से कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा, तो ये माइनस में लिखो। इसी तरह से अगर कंपनी ने लोन लिया, लोन रेज्ड, तो ये तो इनफ्लो रहेगा, प्लस में दिखाओ। ऐसे ही लोन रिपेड, ये तो आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस में दिखाओ। और बताओ जी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, बेसिकली परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है ना। तो लाइक परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगर हैं तो बताओ, इनफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा, माइनस में दिखाओ। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर हैं तो कैश इनफ्लो रहा होगा, प्लस में दिखाओ। इसी तरह से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, मीन्स किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो कैश इनफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा, माइनस में दिखाओ। इसी तरह से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने तो उससे तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, प्लस में दिखाओ। और बताओ जी। ठीक है, अच्छा अगर हम डिविडेंड की बात करें तो एक बात बताओ, कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी, जब कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे या शेयर खरीदे होंगे। ऑब्वियसली जब शेयर इशू किए होंगे। तो शेयर इशू करना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो उन पे डिविडेंड देना भी कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो इट मीन्स अगर आपने डिविडेंड पे किया तो वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा भाई। अब एक बार बताओ, डिविडेंड पे करोगे तो प्लस में कि माइनस में, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, माइनस में दिखाओ। और डिविडेंड रिसीव कब करेंगे आप, जब आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, मीन्स हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। तो शेयर खरीदना कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो इसलिए उन पर डिविडेंड मिलना भी किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो पॉइंट नंबर 5 में लिख दिया जी लो मैंने, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो इन शॉर्ट डिविडेंड रिसीव्ड हो तो इन्वेस्टिंग में दिखाओ, डिविडेंड पेड हो तो फाइनेंसिंग में दिखाओ। और सेम ट्रीटमेंट देखो इंटरेस्ट का करना है, मीन्स इंटरेस्ट कब पे करोगे, सोचो, जब आपने डिबेंचर इशू किए होंगे या लोन लिया होगा। तो डिबेंचर इशू करना और लोन लेना ये दोनों तो कौन सा एक्टिविटी हुआ है, फाइनेंसिंग, तो इसलिए इंटरेस्ट देना भी कौन सा एक्टिविटी हुआ, फाइनेंसिंग। तो ये लो जी, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में जाएगा और वो भी माइनस में है ना। अब इसी तरह से अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करूं तो मेरी कंपनी को इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे होंगे।
तो डिबेंचर्स खरीदना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, तो इसलिए इंटरेस्ट मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। डन। तो जनरली देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो यही सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया, ये वाला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। अब बचा कौन? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बचा कौन सा एक्टिविटी? देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ए एक्टिविटी। अब एक बात सोचने वाली है, देखो एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की, ठीक है। तो लाइक 2 साल की बैलेंस शीट किस तरह से दी है आपको? 2019-2020, ठीक है। 2019 में मान लो आपके पास कैश बैलेंस कितना था? ये था जी 1 लाख का। और 2020 में कितना हो गया? 1,20,000 का, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश इनफ्लो 20,000 का रहा होगा। टोटल कैश इनफ्लो, ठीक है जी। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना रहा होगा? 20,000 का पूरे साल में। अब उसमें से आप ये मान के चलो कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा आ रहा है 10,000 रुपये, ये मान लो आ रहा है 2,000 रुपये, तो टोटल 12,000 तो यहीं से आ गए दोनों एक्टिविटी से। और टोटल कैश इनफ्लो कितना है? 20,000। इट मीन्स बाकी का बचा हुआ 8,000 कहाँ से आना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, हाँ कि ना? तो मीन्स ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसका आंसर 8,000 आना चाहिए, तभी तो मैच करेगा। तो इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में मुझे आंसर पहले से पता है क्या आना चाहिए। और देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, कम होते हैं बहुत, ठीक है। तो गड़बड़ होने के चांसेस सारे कहाँ होते हैं? ऑपरेटिंग में। इसका मतलब ये आंसर 8,000 आना चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, समझ गए ना? इन शॉर्ट तो 8,000 ही कैलकुलेट करना है आपको आंसर यहाँ। हाँ, और देखो अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गड़बड़ कर दोगे तो फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक्टिविटी तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आपको एडवांस में बता दिया मैंने कि ये आना चाहिए। डन। चलो जी, अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ P&L अकाउंट की, ठीक है जी। तो P&L की कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं एक छोटी सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझने के लिए। देखो कंपनी के केस में आज की डेट में वैसे आप P&L अकाउंट नहीं बनाते, P&L स्टेटमेंट बनाते हैं, बट मैं अकाउंट की फॉर्म में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अब एक बात सोचो आप, ये जो P&L अकाउंट आप बनाते थे ना, इसके 2 साइड में आप एक्सपेंडिचर्स लिखते थे, बाई साइड में आप इनकम्स लिखते थे। अभी जो और ये 2 साइड में ना नेट प्रॉफिट बचता था, ये बैलेंसिंग फिगर है ना। ये जो एक्सपेंडिचर हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर कौन से वाले लिखते थे? सोचो, कैश एक्सपेंडिचर लिखते थे या नॉन कैश वाले लिखते थे या ऑपरेटिंग वाले लिखते थे या नॉन ऑपरेटिंग वाले लिखते थे? ठीक है, सोचो। देखो ये एक्सपेंसेस आप चारों तरह के लिखते थे P&L में, कैश वाले भी थे, नॉन कैश भी थे, ऑपरेटिंग भी थे, नॉन ऑपरेटिंग भी थे। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट इसका मतलब कैश वाला भी है, नॉन कैश वाला भी है, ऑपरेटिंग भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। बट क्योंकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो बताओ मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, नॉन कैश चाहिए? ऑब्वियसली कैश प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग चाहिए? ऑपरेटिंग चाहिए, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग तो मैंने अलग से इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना दी। तो इसका मतलब ये मुझे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये मुझे यहाँ P&L में माइनस नहीं करने चाहिए थे। समझ रहे हो बात? बट मैंने तो माइनस कर दिए, मैंने तो माइनस कर रखे हैं नेट प्रॉफिट से। ये एक्सपेंडिचर सारे माइनस कर रखे हैं ना नेट प्रॉफिट से, तो ये भी माइनस कर रखे हैं, दोनों नॉन कैश भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो मुझे क्या करना चाहिए? इन दोनों को वापस ऐड बैक कर देना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने ये गलती की है जिसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ढूंढ के ऐड बैक करो नेट प्रॉफिट में। इसी तरह से अगर इनकम्स की बात करेंगे
तो इनकम्स में भी ना भाई आपने कैश वाली इनकम्स भी दिखाई होंगी यहाँ, एक मिनट रुको जी। तो आपने यहाँ जो इनकम्स दिखाई होंगी कैश वाली भी होंगी, नॉन कैश वाली भी होंगी, ऑपरेटिंग भी होंगी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होंगी। और ये इनकम सबकी सब इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि पहले बाई साइड का टोटल किया होगा आपने, वही टोटल आपने टू साइड में लिखा होगा, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किए होंगे तो नेट प्रॉफिट आया होगा। तो इसका मतलब अगेन मुझे ये नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ प्रॉफिट में ऐड नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो मैं क्या करूँ, इसको माइनस कर दूँ, लेस करो इसको, तो क्या निकल आएगा मेरे पास, कैश वाला प्रॉफिट निकल आएगा, वो भी ऑपरेटिंग वाला। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मुझे यही तो चाहिए था, कैश प्रॉफिट वो भी ऑपरेटिंग वाला। डन। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऐड बैक कर देने हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर देनी है। तो उससे क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा मेरे पास, और वो भी कैश वाला। ठीक है, चलो यही करना है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलते हैं जी लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। लो जी फॉर्मेट डिस्कस करते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे पहले तो देखो ऊपर हेडिंग डाल देंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑफ कंपनी का नाम आ जाएगा XYZ लिमिटेड। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया जी आपका, ये अमाउंट और ये भी अमाउंट। तो सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी थी अपने वाली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसी की बात करते हैं जी लोग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले ना आपको ले लेना है भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NPBT। ठीक है, ये मैंने आउटर कॉलम में लिखा। देखो ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बताऊंगा, वर्किंग नोट बनाएंगे हम इसका भी, NPBT का भी। बट इन शॉर्ट अभी आप क्या मान के चलें, नेट प्रॉफिट जो है वही आपका NPBT है, अभी ये मान के चलें, अदरवाइज हमें NPBT कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं जी, इस नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करते हैं भाई, ठीक है जी, तो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करें, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या ऐड बैक कर दो, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो किस तरह के नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जी, लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन नॉन कैश है। नंबर 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट नहीं लॉस है ना, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है ना अभी तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए ऐड बैक करो। थर्ड वन इंटरेस्ट पेड, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए ऐड बैक करो। और बताओ जी पॉइंट नंबर 4 गुडविल कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉमा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एटसेट्रा रिटन ऑफ, तो ये भी नॉन कैश हुए, ये भी ऐड बैक करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ऐड बैक करते हैं, अगर कुछ और भी आएंगी इस तरह के आइटम वो भी ऐड बैक कर देना। तो इन सब का टोटल करना, और आउटर कॉलम में हम क्या कर देंगे, इनको ऐड बैक कर देंगे यहाँ। चलो जी ऐड करेंगे इन्हें, ऐड करने के बाद टोटल ये आ गया। फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, क्या लेस करेंगे भाई, ऊपर वाले का रिवर्स, मतलब नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो क्या करो आप इनको माइनस कर दो। नंबर 1 डिविडेंड रिसीव्ड
ठीक है जी। नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नंबर 3, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये भी नॉन ऑपरेटिंग है ना भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो हमारा बिजनेस एसेट्स बेचने का थोड़ी है, वो तो गुड्स बेचने का है। तो इस तरह की जो आइटम्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, आउटर कॉलम में माइनस करेंगे। तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। ठीक, अब ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस और कंसीडर करने हैं हमें यहाँ। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस और ले लेते हैं अब। तो प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब एक बार बताओ, ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है भाई? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन शॉर्ट CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्या क्या होती है ये आपको पता है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है ये भी आपको पता है। तो उनके चेंजेस डालने हैं बस अब मुझे यहाँ। अब एक बात सोचो, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है, इंक्रीज इन CA है, तो बताओ कैश इनफ्लो रहा होगा आउटफ्लो रहा होगा? सोचो। मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो आपके पास स्टॉक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो 1 लाख है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट यू हैव परचेज्ड अ स्टॉक ऑफ ₹50,000। तो अगर स्टॉक खरीदोगे 50,000 का, तो कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब माइनस में दिखाना है। बस एक चीज़ याद रख लो, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगी। तो जब इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हैं, तो करंट लायबिलिटीज कब माइनस होंगी? जब डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर हुआ तो वो भी माइनस में लिखना है भाई। इनर कॉलम में दिखा देंगे माइनस में, लो ब्रैकेट में दिखा दिया ना, ये लो, डन। अब इन दोनों का रिवर्स प्लस हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट अगर हैं तो प्लस में दिखाना है, ये लो जी। इसी तरह से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर हैं तो वो भी प्लस में दिखाना है, ये लो जी। तो इनको प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में दिखा दो। प्लस में आए तो प्लस में दिखाना, माइनस में आए तो माइनस में दिखाना। ये प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दें? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपने इनकम टैक्स पे किया होगा वो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा आपके पास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए पॉइंट है ना। ठीक है जी। तो हम देखो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बनेगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आप लोग क्या डिस्कस करते थे? देखो इसमें किस किस चीज़ों के इफेक्ट डालना था ये हम लोगों ने अभी शुरू में डिस्कस भी किया था। लाइक फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। बताओ इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा, तो माइनस में दिखाओ जी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हैं तो इनफ्लो होगा, प्लस में दिखाओ जी। उसी तरह से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैश आउटफ्लो होगा, माइनस में दिखाओ। इन द सेम वे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो होगा, प्लस में दिखाओ। उसके बाद
डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आते थे, बट कब, रिसीव्ड या पेड? डिविडेंड ओब्लिक इंटरेस्ट जब रिसीव हुआ हो तब आएगा। ये भी इनफ्लो हुआ होगा, प्लस में दिखाओ। तो ये सब प्लस माइनस करके हमारे पास क्या निकल आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो और ओब्लिक लगा के लो ब्रैकेट में लिख दिया यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मीन्स अगर प्लस में आए तो कैश फ्लो फ्रॉम है, और माइनस में आए तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। समझ के अब हम थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं। देखो लो जी, थर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं। थर्ड एक्टिविटी क्या रहेगी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन। इसमें क्या करते थे आप? फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसी में ट्रांसफ़र होंगी, लाइक इशू ऑफ शेयर्स ओब्लिक डिबेंचर्स। तो बताओ कैश इनफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा? ऑब्वियसली कैश इनफ्लो रहा होगा, तो प्लस में दिखाओ। इन द सेम वे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ओब्लिक डिबेंचर्स मीन्स कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा तो माइनस में दिखाओ। इसी तरह से लोन रेज्ड मीन्स लोन लिया है, रिपेमेंट किया है, लिया है, तो इनफ्लो रहा होगा, प्लस में दिखाओ। एंड लोन रिपेड तो इनफ्लो की आउटफ्लो? आउटफ्लो मीन्स माइनस में दिखाओ। इसी तरह से डिविडेंड ओब्लिक इंटरेस्ट भी आता था। डिविडेंड ओब्लिक इंटरेस्ट पेड की रिसीव्ड, पेड तो भैया कैश आउटफ्लो रहा होगा, माइनस में दिखाओ। और कुछ? ठीक है जी, और कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो इसी में डाल देंगे और भी आप। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, तो इनका नेट इफेक्ट निकालो। इनका जो भी नेट इफेक्ट आएगा प्लस में आएगा, प्लस में दिखाना, माइनस में आएगा, माइनस में दिखाना। क्या आ जाएगा ये? कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस में है तो फ्रॉम लिखना, माइनस में है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो गया, सी एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। डन। अब लास्ट में अब आप क्या करते हो? देखो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। ओपनिंग कैश ओब्लिक कैश इक्विवेलेंट्स तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। अब इसमें आप प्लस कर देते हैं क्या? नेट इंक्रीज ओब्लिक ब्रैकेट में लिखा है जी डिक्रीज। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके प्लस में आए तो नेट इंक्रीज है, और माइनस में आए नेट इफेक्ट तो डिक्रीज है। तो नेट इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज इन कैश ओब्लिक कैश इक्विवेलेंट्स। कैसे निकाला? ए प्लस बी प्लस सी करके। ठीक है, चलो जी, कर दिया प्लस माइनस। तो जो ये बाद में बचेगा ना क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बचेगा। क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बचेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये अपने आप आना चाहिए, है ना। तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है आंसर का। तो अगर ये क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच कर गया बैलेंस शीट से तो सब कुछ ठीक ठाक है, वरना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डन। तो ये था ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी। अब देखो ए एक्टिविटी में ना सबसे पहले मैंने लिखा था एनपीबीटी, और उसके साथ ये स्टार फिश भी बनाया था कि भाई इसको एनपीबीटी को बाद में निकालेंगे। तो एनपीबीटी की बात और कर लेते हैं आज। एनपीबीटी कैसे कैलकुलेट करना है ना। ये लो जी, वर्किंग नोट बना रहा हूँ एक। इस वर्किंग नोट में हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। इसमें क्या करना होता है? देखो सबसे पहले आपको क्लोजिंग पी एंड एल अकाउंट ले लेना, क्लोजिंग पी एंड एल ले लेना। तो देखो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट 2 साल की दी होगी, लास्ट ईयर की भी करंट ईयर की भी। तो आपके पास पी एंड एल के बैलेंसेस ओपनिंग भी होंगे, क्लोजिंग भी होंगे। तो क्लोजिंग पी एंड एल से ना माइनस करना
ओपनिंग पी एंड एल, डन। तो ये एक तरह से जो डिफरेंस आएगा ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है। नंबर 1 डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। देखो प्रायोरिटी प्रपोज्ड के लिए रखना, अगर क्वेश्चन में प्रपोज्ड दिया है तो वो ऐड करना, प्रपोज नहीं दिया है तो जो पेड दिया है वही ऐड करना, राइट। इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे भी हम लोग, इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं। नंबर 2 ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड। तो भाई इंटरिम डिविडेंड तो डायरेक्ट पेड ही होता है, ठीक है ना, मतलब डिक्लेयर्ड ही होता है, वो प्रपोजल नहीं होता इंटरिम डिविडेंड में, तो वो भी दिखाना है यहाँ। ये सब प्लस कर रहे हैं और हम लोग। नंबर 3 फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, इन दोनों पे सीडीटी भी कटता है। क्या कट जाता है, सीडीटी, इसको डीडीटी भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक। तो ये भी प्लस करना अगर कटा था तो, सीडीटी या डीडीटी। नंबर 4 ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो अगर आपने कुछ प्रॉफिट्स रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र किए हैं, जनरल रिजर्व, WCF, इनमें ट्रांसफ़र किए हैं तो उनको भी ऐड बैक करो। एंड नंबर 5 प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो अगर आपने करंट ईयर में टैक्स के लिए भी प्रोविज़न बनाया था तो वो भी ऐड करो। इन सब को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका NPBT आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यही NPBT कहाँ जाएगा, जो सबसे पहली एक्टिविटी ली थी ना हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहला पॉइंट जो है ये NPBT वाला, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पुट अप करना है इसको। और उसके बाद बस A, B और C कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आपको मैंने बताया ही अभी, ठीक है जी। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट विद NPBT, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट्स में ना प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी ही इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स दे देता है वो, राइट। तो वो जो मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग अकाउंट बना के उनसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पुटअप करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डन, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।